Hello everyone, welcome to Azmolay's Academy. Today we are going to discuss the polity section of the GS paper 2 of the recently conducted UPSC Mains 2025. Okay. The first question is given regarding representation of People's Act 1951. पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखता है, बॉडी कैसे लिखना है, उसको तोड़ना कैसे है, कंक्लूजन कैसे लिखना है. ठीक है. एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. पहला पार्ट क्या बोला है, डिस्कस करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर पर्पस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. तो पहला बात तो ये बोला है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में करप्ट प्रैक्टिसेस मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय करप्ट प्रैक्टिसेस इन आरपीएफ 1951. लेकिन हम लोग डायरेक्टली तो उसमें नहीं जा सकते, वी नीड टू गिव ए वेरी गुड इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन कैसे देख सकते हैं कि आरपीए 1951 कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉर्नर स्टोन फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, है ना. ऐसे दे सकते हो कि इट कैन बी लिंक टू इट आर्टिकल 324, ऐसे भी करके आप लोग इंट्रोडक्शन दे सकते हो. तो आई हैव गिवन यू ए मॉडल इंट्रोडक्शन, दो देयर इज नो सच थिंग एज मॉडल, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, तो दिस इज ए इंट्रोडक्शन दैट आई हैव गिवन यू. उसके बाद हम लोग चलते हैं द बॉडी पार्ट में कि मतलब पूछा क्या गया है. क्या पूछा है, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द पर्पस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. तो हम लोग को बोलना है व्हाट आर द करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए 1951. तो यू कैन साइट, यू कैन गिव द करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए 1951. तो क्या क्या है, ब्राइबरी इज कंसिडर्ड एज करप्ट प्रैक्टिस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, appeals on religion, caste, community. If you want to take votes in the name of caste, religion, that is also considered as a corrupt practice. Use of national symbol or religion के नाम पे अगर वोट मांग रहे हैं तब भी it is considered as a corrupt practice. Okay, publication of false statements, ये सब भी क्या है, corrupt practice है. यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ये एमसीसी में आप लोग भी समझते हैं, मतलब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें भी व्हेन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज बीन गिवन देन यू कैन नॉट यूज द गवर्नमेंट मशीनरीज. तो ये सब क्या है, करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है. एक्सीडिंग एक्सपेंडिचर लिमिट, तो ऑब्वियसली छोटे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एंड बड़े जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, रिगार्डिंग द स्मॉल एंड बिग कॉन्स्टिट्यूएंसीज ए फिक्स्ड अमाउंट इज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. यू कैन नॉट एक्सीड द लिमिट. इफ यू एक्सीड द लिमिट देन इट विल बी कंसिडर्ड एज करप्ट प्रैक्टिसेस. ओके, तो ये सब है करप्ट प्रैक्टिसेस. देखिए इसको, ये तो मैंने टेक्स्ट दे दिया है आप लोगों को, आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन, बट यू कैन रिप्रेजेंट द थिंग्स इन ए हब एंड स्पोक मॉडल. पहला आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद हब एंड स्पोक मॉडल यूज करके करप्ट प्रैक्टिसेस बोल के ऐसे आप लोग शो कर सकते हैं. हब एंड स्पोक मॉडल यूज करने से क्या होता है, स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन भी सही दिखता है. लेकिन मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन वाला पार्ट स्किप किया है. आप लोग जैसे चाहे ऐसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन. और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, देखिए अभी हम लोग पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन सब डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एग्जाम में रियल टाइम में लिखना और अभी ये क्लास लेना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के दिमाग में नहीं आया होगा जब आप लोगों ने एग्जाम लिखा था. तो डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड. और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं इन बिटवीन दिस 1 वीक, क्योंकि आप लोगों का अभी क्या है, ऑप्शनल बाकी है ना, तो इन बिटवीन तो मत देखिए, बाद में देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि जीएस पेपर तो चला गया है. ठीक है, तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड कि ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा, ये पॉइंट लिख सकते थे, मेरा अच्छा आंसर नहीं हुआ है, ये सब मत सोचिए अभी. ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आंसर लिखना और यहाँ पे आंसर में मॉडल आंसर देना वो दूसरा बात है. ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ द पेपर. ओके, आई एम गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन एनरिच योर नॉलेज. ओके, डोंट गेट डिमोटिवेटेड. तो कोर डिमांड पहला तो क्या था कि करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है. उसके बाद सेकंड पार्ट क्या बोला है, एनालाइज वेदर द इंक्रीज एसेट्स, मतलब बोला है कि इफ द एसेट्स ऑफ द लेजिस्लेटर्स गॉट इंक्रीज, डज इट इन्फ्यूज, डज इट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. ठीक है, इलेक्शन में कुछ इसका इंपैक्ट होता है क्या, अनड्यू इंपैक्ट होता है क्या, मतलब जिस लेजिस्लेटर्स के पास एसेट ज्यादा है उनका क्या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है इलेक्शन में. तो हम लोगों को वही बताना है कि होता है और इम्पैक्ट क्या होता है, हम लोग को वो बताना है. उसके बाद क्या बताना है कि चैलेंजेस क्या क्या है, क्यों हो रहा है, लूपहोल्स क्या है, उसके बाद सॉल्यूशन देना है, वे फॉरवर्ड देना है और कंक्लूड करना है. लेकिन कीप इन माइंड दिस इज ए 10 मार्क का क्वेश्चन, तो ओनली 2 पेजेस आर गिवन, तो सब कुछ लिखना भी पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो यू माइट स्किप द चैलेंजेस पार्ट एंड यू गिव द वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन. ओके, इट्स अप टू यू. I am giving you this information, I am giving you the knowledge, and also I am also talking about the structure of the question. ठीक है, देखिए यहाँ पे आई एम गिविंग यू ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन अभिराम सिंह केस. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी अपील टू रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट करप्ट प्रैक्टिसेस.
तो इसको आप लोग सब्सटेंशिएट कर सकते हो कि ये जो पॉइंट मैंने लिखा था कि करप्ट प्रैक्टिसेस में इफ यू सीक वोट इन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट और कम्युनिटी देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए व्हाट करप्ट प्रैक्टिस. तो यू कैन सब्सटेंशिएट दिस पॉइंट विद दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. ओके, अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं. सेकेंड पार्ट क्या बोला था मैंने कि एसेट अगर ग्रोथ होता है तब अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है क्या. ठीक है, तो हम लोग दिखाएंगे कि हाँ होता है और इम्पैक्ट क्या होता है. अभी देखिए, wealth used for inducements, potential undue influence, patronage networks, buying loyalty, undermining fairness. Obviously, this is a harsh reality in our Indian electoral system कि पैसे से वोट खरीदा जा सकता है या you can influence the voters by giving some benefits. Okay, erodes free and fair election. Voters' choice distorted by money, muscle, and manipulation. So obviously, in Indian election system, money and muscle power plays a very important role. And because money and muscle power plays a very important role, criminalization of politics got increased. I have also mentioned here the criminalization of politics. It is already increasing. In 2019, it was 43%. In 2024, it rises to 46%. So you can show it like in a graph. Okay, you can show it by substantiating this point. You can show it criminalization of politics 2019, 2014 में कितना था, 2019 में कितना है. ठीक है, ऐसे आप लोग दिखा सकते हो. This is a good way of representing these points. Legislature with tainted background with thrive, yes, undermines public trust. Obviously, अगर पैसे से ही इलेक्शन जीता जा सकता है तब तो पब्लिक ट्रस्ट कम ही होगा, है ना. On the electoral process, on our democracy, the public trust will be eroded. अगर पब्लिक ट्रस्ट इरोड होगा तब क्या होगा, वोटर टर्नडाउन कम हो जाएगा. वोटर टर्नडाउन कम होना इसका मतलब ये है कि पीपल हैव लॉस्ट द ट्रस्ट इन आवर इलेक्शन प्रोसेस, पीपल हैव लॉस्ट द ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी. ठीक है, ये सब इश्यूज होगा अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस अनड्यू इन्फ्लुएंस तो हो ही होगा. ये सब हम लोग डिस्कस करें. अगर एसेट डिसप्रोपोर्शनेट है, ठीक है, मतलब किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसके पास पैसा कम है और एक पॉलिटिकल पार्टी है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास पैसा बहुत है, तो दैट पॉलिटिकल पार्टी और दैट कैंडिडेट कैन पुट अनड्यू इन्फ्लुएंस विथ हिज मनी एंड मसल पावर, बिकॉज मनी कम्स विथ मसल पावर, है ना. थ्रेटन्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, वायलेट्स डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, इंटीग्रिटी प्रिंसिपल्स. ऑब्वियसली इक्वलिटी तो वायलेट करता ही है, ऑब्वियसली, है ना. अभी देखिए चैलेंजेस क्या है, ये सब क्यों हो पा रहा है. बिकॉज देयर इज लूपहोल्स इन द आरपीआई एज वेल एज इन आवर इलेक्शन प्रोसेस एज वेल एज its implementation. In RPA, the corrupt practices we have discussed, but in the definition of the corrupt practices, the asset disproportionalism is not considered as a corrupt practice. Okay, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, देखिए, RPA does not explicitly list disproportionate asset as a corrupt practice. Its implications money, though these are fall under the undue influence. Asset disproportionately रहने से ही corrupt practice नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके वजह से जो मनी पावर, इंड्यूसमेंट्स, वोटर मैनिपुलेशन, ये सब अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगा. लूपहोल्स होगा, एसेट हिडन बेनामी नेम पे रहता है ना. वीक एनफोर्समेंट ऑफ द इलेक्शन कंडक्शन, जुडिशियल डिलेज, अगर करप्शन का केस चलता है फिर भी जुडिशियल डिले तो होता ही है. इन इंडिया अराउंड 4.5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है लेकिन फिर भी द प्रोसेस इज वेरी स्लो, तो दैट इज ए वेरी बिग इशू. तो वे फॉरवर्ड हम लोग क्या देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग ऑफ द एफिडेविट्स बाय ईसीए और लोकपाल, रियल टाइम डिस्क्लोजर थ्रू इंटीग्रेशन, पैन, आधार, जीएसटी, है ना, स्टिकर, पेनल्टीज, पब्लिक फंडिंग ऑफ द इलेक्शन. दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. पब्लिक फंडिंग ऑफ द इलेक्शंस, देखिए, पब्लिक फंडिंग ऑफ द इलेक्शन इज नथिंग बट व्हाट कि गवर्नमेंट फंड करेगा इलेक्शन खेलने के लिए. तो जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास कम पैसा है, दोनों एक ही लेवल में आ जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रहा है. तो दैट्स ए आइडिया, बट इट इज ए डिबेटेबल टॉपिक. इसका पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है, हम लोग उस पर नहीं जाते. बट यू कैन राइट इट डाउन इन द वे फॉरवर्ड कि पब्लिक फंडिंग कैन बी इज ए सोल्यूशन. First track courts for electoral corruption cases specifically for it, or you can also add one point कि the political parties need to be come under RTI, need to come under RTI, क्योंकि हम लोग अभी RTI फाइल करके we cannot know the wealth of the political parties, or we cannot know who has given how much money to the political parties. ठीक है, तो आरटीए के अंदर नहीं आता है, तो उस प्रोविजन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं. तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं आप लोग कि मतलब आरपीए 1951 को और स्ट्रिंजेंट बनाना है, लूपहोल्स को हटाना है, दैट ओनली वी कैन बिकम ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या अपहिल होगा, है ना. तो ऐसे ही कंक्लूड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे एक मॉडल कंक्लूजन दिया है, यू कैन फॉलो इट और यू कैन गिव योर ओन कंक्लूजन.
Let's move ahead to the second question. In the second question, what it has been discussed, what is the question? Comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021. तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है. एक तो क्या बोला है, कमेंट ऑन द नीड ऑफ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का नीड क्या है एज कंपेयर टू कोर्ट्स. व्हाट इज द नीड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स. ठीक है. उसके बाद क्या बोला है, इम्पैक्ट ऑफ द रिसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन. अभी जो 2021 एक्ट में ट्रिब्यूनल्स को क्या किया है, रेशनलाइज किया गया है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है. इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. यू कैन इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन बाय राइटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में लिख के यूज कर सकते हो, या जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को एक साथ बैठा के आप लोग लिख सकते हो, कनेक्ट करके लिख सकते हो. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर डील्स इन आर्टिकल 323A, तो उसको लेके लिख सकते हो, है ना. और देखिए यहाँ पे मैंने ये भी दिया गया है, इंडिया जुडिशरी फेसेस मैसिव पेंडेंसी एज ऑफ February 2005, द पेंडिंग केस होल्ड स्टैंड्स 4.5 करोड़. मैंने ये भी बोला है ना. तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, इनडायरेक्टली शो करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का इंपॉर्टेंस क्या है. बट यू कैन इंट्रोड्यूस दिस आंसर बस राइटिंग सिंपली आर्टिकल 323A 323B, है ना. तो इसको ऐसे आप लोग कर सकते हो. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नीड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एज कंपेयर टू द कोर्ट सिस्टम. देखिए कोर्ट सिस्टम तो है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्यों चाहिए, व्हाट इज द नीड ऑफ इट. ठीक है. तो हम लोग हेडिंग भी ऐसे ही देंगे. और हेडिंग हमेशा क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को उठा के हम लोग को हेडिंग देना है, तभी इसको माना जाता है एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन. क्योंकि जो एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर विल सी वेदर यू हैव हिट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और नॉट. और उसको कैसे पता चलेगा, बाय द हेडिंग ऑफ द. अगर आप हेडिंग सही से देंगे तब एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, मतलब जो स्टूडेंट है उसको समझ में आया है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है. उसके बाद कंटेंट में जाएंगे, ऑब्वियसली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बट हेडिंग सही देना बहुत जरूरी है. नीड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या है, देखिए एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी. रीजनल बेंचेस रिड्यूस डिलेज एंड कॉस्ट फॉर लिटिगेंट्स. अभी देखिए सभी केसेस अगर हम लोग हाई कोर्ट में खेलना शुरू कर दें, ऑलरेडी इतना केसेस पेंडिंग है, वो तो और डिले होगा. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वही होगा. तारीख पे तारीख प्रॉब्लम एज हाईलाइटेड बाय इकोनॉमिक सर्वे, है ना, वो इशू होगा. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होने से क्या होता है, स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी होता है. ठीक है. स्पीड जस्टिस होता है. ठीक है. एक्सपर्टिस, अभी देखिए अगर कोई एनवायरमेंट रिलेटेड कोई इशू है, उसको अगर हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट जजेस आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू टेक डिसीजंस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. मतलब हो सकते हैं कोई जजेस दे आर वेरी स्किलेबल, बट अगर एक बॉडी हो जो सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यूज को ही देखे तब तो बहुत सही रहेगा, बिकॉज इट नीड्स सेक्टोरियल एक्सपर्टिस. दैट्स व्हाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज बीन फॉर्म. Bodies like National Green Tribunal, NCLT blend justice and technical expertise unlike journalistic courts. ठीक है. तो इससे क्या होगा, स्पीडी जस्टिस भी होगा, जुडिशियल बर्डन कम होगा. वो तो मैंने बोला ही है कि जो मतलब चीजें ट्रिब्यूनल्स पे हैंडल किया जा सकता है वो ट्रिब्यूनल्स में चलेगा, बाकी सब कोर्ट में जाएगा. तो कोर्ट का जो बर्डन है दैट विल बी व्हाट, रिड्यूस्ड. सिंप्लीफाइड प्रोसीड्यूर, इट डज नॉट फॉलो द प्रोसीड्यूर्स ऑफ द CRPC, है ना. इट ऑल्सो फॉलो द प्रोसीड्यूर ऑफ नेचुरल जस्टिस. It followed the principle of natural justice. जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल followed the procedure of natural justice. ठीक है. तो ये पहला वाला तो हो गया, जो पहला वाला क्वेश्चन था कि नीड क्या है ना, पूछा था ना, नीड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कंपेयर टू द कोर्ट. तो पहला पार्ट तो हम लोगों ने एड्रेस कर लिया. अभी सेकंड पार्ट क्या बोला है, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ द रिसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स थ्रू रेशनलाइजेशन. तो इम्पैक्ट पूछा है. द मेन क्वेश्चन इज दे आर आस्किंग इम्पैक्ट ऑफ द रेशनलाइजेशन. लेकिन पहले हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हम लोगों को पहले ये दिखाना पड़ेगा कि मतलब था क्या, एक्ट में क्या था, व्हाट वाज रेशनलाइजेशन एक्ट 2021, तब भी वो सही दिखेगा. ठीक है. तो हियर यू कैन गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021. इसमें प्रोविजंस क्या क्या था, क्योंकि देखिए अगर ये प्रोविजन नहीं देंगे तब आंसर में फ्लो नहीं बनेगा. आंसर में फ्लो तभी बनेगा जब आप भी इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि इम्पैक्ट क्या है. इतना मतलब पूरा एक्सप्लेन करके अगर नहीं भी लिख पाए, हब एंड स्पोक मॉडल यूज करके या ट्रायंगुलर शेप में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो इसको. ठीक है. क्या क्या है, एबोलिश सर्टेन एपेलेट ट्रिब्यूनल्स, फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल. ठीक है. प्लान वैरायटीज ट्रिब्यूनल, इन सबको क्या किया गया है, एबोलिश किया गया है. तो नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स हैव रिड्यूस्ड. मर्ज मेनी इनटू एग्जिस्टिंग बॉडीज, तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को एक ट्रिब्यूनल में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया है. जैसे बैंक का मार्जिनलाइजेशन हो गया था ना,
बैंक्स भी मर्ज हुआ था, ऐसे ही ट्रिब्यूनल्स का भी मर्ज हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स घटा के क्या क्या है, एक ही में कर दिया है, क्या, मर्ज। अपील्स फ्रॉम एबोलिश्ड ट्रिब्यूनल्स शिफ्टेड टू द हाई कोर्ट्स। तो ये लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है, अभी हम लोग वही देखेंगे कि इश्यूज क्या क्या है, इम्पैक्ट क्या क्या है। एक तो क्या है कि मतलब ट्रिब्यूनल्स को मार्ज कर दिया गया है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को एबोलिश कर दिया गया है, और जो ट्रिब्यूनल्स एबोलिश हुआ है, द केसेस व्हिच वाज पेंडिंग इन द एबोलिश कोर्ट्स और एबोलिश ट्रिब्यूनल्स, दे वर शिफ्टेड टू द हाई कोर्ट। तो फिर से हाई कोर्ट का क्या होगा, बर्डन बढ़ जाएगा, है ना, वही होगा। तो देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है। पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है, स्ट्रीमलाइनिंग द जस्टिस सिस्टम, reduce fragmentation by merging low case tribunals, consistency of the judgment, high courts ensure uniformity in interpretation, reduce administrative burden, fewer bodies to manage, less duplication। इसको देखिए, एक गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो कि मतलब नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स विल बी रिड्यूस, दे विल बी बेटर मैनेज, देयर विल बी बेटर यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, Constitutional alignment, greater judicial accountability since the tribunals often face executive control in appointments। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। निगेटिव तो ये है, बर्डन ऑफ द हाई कोर्ट विल बी इंक्रीज, लॉस ऑफ एक्सपर्टीज। बहुत सारा ट्रिब्यूनल्स का बेनिफिट क्या था कि इन ट्रिब्यूनल्स देयर आर एक्सपर्ट्स, इन ट्रिब्यूनल्स देयर आर एक्सपर्ट्स, बट जब ट्रिब्यूनल्स को मार्च किया जाएगा तब तो सेक्टोरियल एक्सपर्टीज जो था वो तो थोड़ा डाइल्यूट हो गई, है ना। एक्सेसिबिलिटी इशू, litigants earlier approached specialized tribunals at local levels, now must go to high courts, increasing the cost and time obviously। तो दो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द जस्टिस है ना, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जस्टिस, वो प्रिंसिपल को ये क्या करेगा, वायलेट करेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि वायलेटिंग और इरोडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जस्टिस, इसको ऐड करके ऐसे लिख सकते हो, है ना। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्सेसिबिलिटी इशू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस कंसर्न डिस्पाइट रिफॉर्म्स, एग्जीक्यूटिव कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस अपॉइंटमेंट्स, टेन्योर ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। देखिए इसमें और एक इशू क्या था, यही मैं लास्ट में मैंने बोला कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। पहले जो टेन्योर था वो 5 साल का था, ठीक है, अभी क्या हो गया, 4 साल हो गया, और अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का जो डोमिनेंस है वो भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो दीज आर द नेगेटिव इश्यूज। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को इस तरह से तोड़ दिया है। पहले हम लोगों ने बताया कि एक्ट में क्या क्या था, उसके बाद हम लोग बोला कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने बोला क्या, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। जब आप लोगों को इंपैक्ट बताया जाए तब हमेशा ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इंपैक्ट दिखाना चाहिए। इट शोज हाउ मेनी डायमेंशंस यू कैन ब्रेक द आंसर। ठीक है, तो वे फॉर्ड में आप लोग लिख सकते हो, एस्टेब्लिश नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। ठीक है, एंश्योर लॉन्गर एंड सिक्योर टेन्योर्स, टेन्योर अगर सिक्योर होगा तब काम करने में क्या होता है, इंटीग्रिटी बनता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनता है, इफिशिएंसी बनता है। ठीक है, एक्सपांड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई फिलिंग हियरिंग। ठीक है, एडॉप्ट यूनिफॉर्म प्रोसीड्यूरल फ्रेमवर्क अक्रॉस ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स में सभी में यूनिफॉर्म प्रोसीड्यूरल्स होना चाहिए, सो दैट इट इज वेरी इजी फॉर द सिटीजन्स टू अप्रोच एज वेल एज फाइल केस इन द ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो कॉन्क्लूड आप लोग कर सकते हैं ऐसे ही कि ट्रिब्यूनल्स रिमेन सेंट्रल टू इंडिया जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज एफिशिएंसी, हाउएवर 2021 रिफॉर्म्स व्हाइल रैशनलाइजिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके एक अपॉर्चुनिटी, मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक एक आंसर लिख सकते हैं आप लोग कि ट्रिब्यूनल्स रैशनलाइजेशन दो इट हैज सम फ्लॉज बट इट हैज डन फॉर ग्रेटर स्पीड ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। देन द थर्ड पावर, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ही आता ही है, और यूएसए इज फेवरेट ऑफ यूपीएससी। फ्रांस भी कभी कभी फेवरेट बन जाता है यूपीएससी का, लेकिन यूएसए इज वेरी दे आर वेरी लाइकली टू आस्क यूएसए, मतलब जो क्वेश्चंस मतलब यूएसए से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दे लाइकली टू आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट प्रेसिडेंट्स पावर्स ऑफ पार्डन। इंडिया में भी पार्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, वैसे यूएसए में भी पार्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। तो वही कंपेयर करने के लिए बोला है। इज देयर एनी लिमिट्स ऑन बोथ द कंट्रीज, व्हाट आर द प्रीएम्प्टिव पार्डन्स। तो प्रीएम्प्टिव पार्डन क्या है वो भी पूछा है, इंडिया में है क्या नहीं वो भी हम लोग को बताना है। ठीक है, द पावर टू पार्डन एम्बोडिस द सोवरेन्स प्रेरोगेटिव मर्सी। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, या कुछ आर्टिकल वगैरह यूज करके भी आप लोग इंट्रोडक्शन
दे सकते हैं। पार्डोनिंग पावर्स इन इंडिया आर्टिकल 72 एंड 161 गवर्नर के लिए है। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट में पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट, कम्यूट, है ना, फॉर पनिशमेंट्स, ऑफेंसेस अंडर यूनियन लॉस, कोर्ट मार्शल केसेस एंड डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस में क्या था, ऐसे पूछता हूँ, ऐसे रिवाइज कीजिए थोड़ा। डेथ सेंटेंस में क्या था कि डेथ सेंटेंसेस में पार्डोनिंग पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, जो इट इज कम अंडर स्टेट लॉ, बट द पार्डोनिंग पावर हैज लाइज विद इन द प्रेसिडेंट। गवर्नर नहीं दे सकता है, पार्डन नहीं कर सकता है, रिप्राइव, रेस्पेक्ट वो कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू पार्डन डेथ सेंटेंसेस। तो इंडियन प्रेसिडेंट हैज दिस काइंड ऑफ मतलब पार्डनिंग पावर्स रिगार्डिंग दिस लॉस। गवर्नर 161, स्टेट लॉज में मतलब लॉज रिगार्डिंग द स्टेट, मतलब जो पनिशमेंट रिगार्डिंग द स्टेट लॉस, इट इज गिवन द पावर टू द गवर्नर। और रिगार्डिंग यूनियन लॉज, कोर्ट मार्शल्स, इट इज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट। जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं, देखिए जुडिशियल रिव्यू है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर पार्डन ऑन मैलिफाइड इंटेंशन किया गया है तब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। कौन सा वाला दिया है, कौन सा वाला केस में था, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। इसमें दिया गया था कि मतलब अगर जुडिशियरी मतलब जो पार्डन किया है प्रेसिडेंट ने, वो अगर मैलिफाइड इंटेंशन में है तब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। देन लेट्स डिस्कस अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ यूएसए। ऑब्वियसली द स्ट्रक्चर तो यही होगा, स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा कि हम लोगों को बताना है कि इंडिया का प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर क्या है और व्हाट इज द पार्डनिंग पावर ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट। उसके बाद दोनों में लिमिट्स क्या क्या है, उसके बाद प्रीएम्प्टिव पार्डन क्या है, इंडिया में है या यूएसए में है, कौन सा वाला में है, वो बताना है, ठीक है। पार्डनिंग पावर इन यूएसए, स्कोप क्या है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन, रिप्राइव, कमिट सेंटेंसेस फॉर फेडरल ऑफेंसेस। फेडरल ऑफेंसेस मतलब यूनियन ऑफेंसेस, ठीक है। स्टेट लॉस के लिए प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन। नेचर, ए पर्सनल एग्जीक्यूटिव पावर नॉट बाउंड बाय द कैबिनेट एडवाइस। देखिए इंडिया में क्या है ना, द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एक्चुअली इट इज नॉट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज द पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। द प्रेसिडेंट हैज टू अबाइड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, है ना। तो पार्डनिंग पावर भी एक्चुअली किसके पास है, पीएम के पास ही है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पीएम के पास ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूएसए में प्रेसिडेंट हैज द पावर, इट इज नॉट लाइक दैट प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के पास ही क्या है, पार्डनिंग पावर है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट इन एक्स पार्टी गार्लैंड केस हेल्ड दैट पार्डन्स आर बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी, मतलब यूएसए में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब from here we can say that pardoning power of the president in USA is slightly stronger than in India. President is more powerful, obviously. In USA, president is what, de facto as well as de jure. In India, PM is de facto and president is de jure, है ना। तो obviously US का president के पास obviously ज़्यादा power होगा ही। इंडिया में judicial review है कि नहीं है, लेकिन USA में judicial review नहीं है। Practice used extensively किया जाता है। Limitation क्या है, cannot override impeachment applies only to the federal not to the state crimes, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा कंपैरिजन लेके रखा है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट इन ए टेबल फॉर्मेट, इंडिया यूएसए, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए दिया है। दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स, और यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। लेकिन दोनों में तो नहीं लिखना है ऑब्वियसली, है ना, एक में ही लिखना है। तो यू कैन कंपेयर इट लाइक दिस कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है, बाइंडिंग एडवाइस क्या है। ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मतलब बाइंडिंग एडवाइस है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट एक्स इंडिपेंडेंटली। जुडिशियल रिव्यू इंडिया में है, यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं है। गवर्नर हैज द पावर एट द स्टेट, यहाँ पे भी स्टेट गवर्नर्स हैज द पावर। प्रीएम्प्टिव पार्डन, प्रीएम्प्टिव पार्डन क्या है पता है, कि मतलब केस चलने से पहले ही मैं पार्डन दे दिया। आई हैव गिवन द पार्डन बिफोर द केस हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है। इट्स लाइक ए एंटिसिपेटरी बिल जैसा है, ठीक है। नॉट अलाउड, इंडिया में तो प्रीएम्प्टिव पार्डन है नहीं। आफ्टर यू हैव बीन कॉन्विक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, हाई कोर्ट ने बोल दिया है, उसके बाद द पार्डनिंग पावर कैन बी यूटिलाइज, द पार्डनिंग पावर कैन बी यूज। बट यूएसए में क्या है, पहले ही दिया जा सकता है, पहले ही दिया जा सकता है, ठीक है। इंडिया में, यूएसए में है, अलाउड है। रिसेंट एग्जाम्पल निर्भया केस, मार्सी पिटिशंस, ठीक है। यहाँ पे ट्रम्प पार्डन, फोर्ट निक्सन पार्डन, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है।
Exclusive limits pardoning power bound by the advice judicial review फेडरल स्कोप, ठीक है, नो जुडिशियल रिव्यू वैलिडिटी, तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सेल्फ पार्डन, अभी देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू है सेल्फ पार्डनिंग, ठीक है, इसी मौके पे हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं सेल्फ पार्डनिंग कि प्रेसिडेंट खुद को सेल्फ पार्डन दे सकता है क्या, क्योंकि प्रीएम्प्टिव पार्डन तो है यूएसए में, देखिए इंडिया में नहीं है प्रीएम्प्टिव पार्डन कि मतलब केस चलने से पहले ही पार्डन दे दिया, ऐसा तो इंडिया में है नहीं, यूएसए में है, लेकिन इसी को प्रीएम्प्टिव पार्डन बोला जाता है। तो यूएसए में एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है कि सेल्फ पार्डन दिया जा सकता है क्या, मतलब प्रेसिडेंट को पता है कि उन्होंने कुछ मतलब क्या है, गलती किया है, तो कैन प्रेसिडेंट गिव हिमसेल्फ प्रीएम्प्टिव पार्डन, तो ये डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो वी येट टू नो वेदर इट कैन बी डन और नॉट, बट इट इज ए डिबेटेबल टॉपिक। तो स्ट्रक्चर पे चलते हैं, हम लोगों ने कंपैरिजन दे दिया कि लिमिटेशंस क्या है, कंपैरिजन क्या है बता दिया, उसके बाद थर्ड पार्ट क्या था कि प्रीएम्प्टिव पार्डन क्या है। प्रीएम्प्टिव पार्डन क्या है, ए पार्डन ग्रांटेड बिफोर कन्विक्शन और इवन बिफोर इनिशियल ट्रायल इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग प्रोसिक्यूशन, पहले ही पार्डन दे दिया तो प्रोसिक्यूशन ही मतलब हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं। यूएसए में है, इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो कंक्लूजन दे सकते हो कि इंडियन पॉलिटिकल सेटअप इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, but in USA it is a presidential form of government, so there are differences though there are similarities, है ना। तो ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन खत्म कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, डिस्कस नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, मतलब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन है मतलब आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 ना, उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया था। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या हाल है, मतलब व्हाट इज द प्रेजेंट डे व्हाट इज द प्रेजेंट डे सिचुएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नेचर क्या है, पावर क्या है, फंक्शंस क्या है, वो ही पूछा है। ब्रीफली डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अभी देखिए इंट्रोडक्शन हम लोग वही देंगे कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 70 bifurcated the former state into 2 union territories, जम्मू एंड कश्मीर with legislature एंड लद्दाख विदाउट वन, है ना, कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों ही यूनियन टेरिटरी है, लेकिन एक में लेजिस्लेचर है, एक में लेजिस्लेचर नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इंट्रोड्यूस आवर आंसर और यू कैन यूज दिस सेकेंड लाइन ऑल्सो कि जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इट इज इन द लाइन विद द लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, बट मोर कार्टेल पावर्स हो लिया, मतलब पावर्स और कम है। दिल्ली में ही बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चलता रहता है, एलटी वर्सेस, है ना, वो सब चलता रहता है, तो यहाँ पे पावर्स और कम कर दिया गया है। अभी देखते हैं नेचर ऑफ द असेंबली। अभी देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्कस द नेचर ऑफ द असेंबली, तो हम लोग को डायरेक्टली हिट करना पड़ेगा नेचर ऑफ द असेंबली। मैंने बोला है पहले कि यू नीड टू हिट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि यू आर हिटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बाय राइटिंग प्रॉपर हेडिंग्स, क्योंकि देखिए हाँ ये तो है कि हेडिंग्स लिखने से ही मतलब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट नहीं हो सकता है, बट द फर्स्ट इंप्रेशन विल बी वेरी गुड कि मतलब अच्छा बच्चे ने ये तो पकड़ लिया है कि ये पूछा गया है, ठीक है, तो दैट इज वेरी एसेंशियल। आफ्टर दैट द कंटेंट ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है, बाइकैमरल नहीं है, ठीक है, पहले बाइकैमरल था, अभी सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश कर दिया गया है। कॉम्पोजिशन अभी कितना मेंबर्स है, 114 मेंबर्स है, 90 इलेक्टेड नॉमिनेटेड फ्रॉम माइनॉरिटीज, कश्मीर माइग्रेंट्स एंड पीओके डिस्प्लेस्ड पर्सन, तो इन लोगों के लिए भी ये रखा गया है प्रोविजन। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रोल, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूटी, असेंबली डिसीजंस ऑन रिजर्व सब्जेक्ट्स, लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर रिक्वेस्ट एलजी's अप्रूवल, मतलब रिगार्डिंग लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, इन सब के ऊपर अगर कोई लॉ बनाता है तो एलजी का क्या चाहिए होगा, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या चाहिए होगा, अप्रूवल चाहिए होगा, मतलब मोर गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर, मोर सेंटर्स कंट्रोल ऑन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी था, ठीक है, आर्टिकल 35A भी था, आर्टिकल 370 भी था, खुद का फ्लैग भी था, ठीक है, तो इट वाज अ वेरी टफ थिंग टू ब्रिंग चेंजेस इन द जम्मू एंड कश्मीर, बट आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन हो गया उसके बाद इट इज वेरी इजी टू ब्रिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। स्टेटस क्या है, अगर हम लोग ओवरऑल बोले, ए हाइब्रिड मॉडल, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बट लेस ऑटोनोमस देन ए स्टेट लेजिस्लेचर, कि स्टेट लेजिस्लेचर जैसा तो है लेकिन लेस ऑटोनोमस है। लेस ऑटोनोमस मतलब क्या है कि 7th शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है, जनरली स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट,
जनरली पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ये सब किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। बस जम्मू एंड कश्मीर में जो है उसमें पुलिस, पब्लिक ऑर्डर ये सब स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आता है। नहीं आता मतलब क्या? वो दे कैन मेक द लॉज बट दे नीड्स अप्रूवल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। पावर्स फंक्शन क्या क्या है? लेजिस्लेटिव पावर कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। पार्लियामेंट रिटेन्स ओवरराइडिंग अथॉरिटी ऑफ इट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पार्लियामेंट हैज द ओवरराइडिंग अथॉरिटी। फाइनेंशियल पावर्स, बजट पास कर सकता है, एप्रोप्रिएशन बिल पास कर सकता है, एंड टैक्सेस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स कर सकता है। एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू असेंबली। तो ये तो हमेशा ही है, वी आर डेमोक्रेसी, वी आर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, है ना, वैसे ही यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। स्पेशल फंक्शंस इंक्लूड रिजर्व सीट्स, गिव वॉइस टू द डिस्प्लेस ग्रुप। पीओ के, रिफ्यूजी के लिए भी सीट रखा गया है। तो दीज आर द फंक्शंस, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द और पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये मैंने एडिशनल एग्जांपल यहाँ पे देके रखा है इन्फॉर्मेशन। ये मेंस पे आप यूज कर भी सकते हैं, सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, बट यू डू नॉट नीड टू राइट दैट काइंड ऑफ हेडिंग। मैंने ये वैल्यू एडिशन फॉर इंफॉर्मेशन सीक आप लोगों के लिए दिया है। ठीक है। इसको ऐसे मत लिखना कि वैल्यू एडिशन, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है। इसको आप लोगों को यूज करना है। और मैंने पहले भी बताया कि इसका जो पीडीएफ है यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो यू कैन चेक आवर वेबसाइट to see the answers. Okay, okay, you can check it here. What are the additional information I have given you? ठीक है, you can use this. Challenges क्या क्या है? Reduce autonomy, autonomy obviously reduce हुआ है. Centers heavy control via LG, delayed elections obviously. Way forward क्या है? Conduct timely elections, क्योंकि timely election conduct करवाना it is very important for Jammu and Kashmir to gain trust of the people of Jammu and Kashmir, so that they can trust the democratic process, है ना। तो conduct free and fair election, and timely conducting free and fair election is very much important. Balance security needs and developmental autonomy obviously. Security needs तो है ही, जम्मू एंड कश्मीर इज अ वेरी volatile region, है ना, उसमें बहुत सारा चाइना भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, इंडिया तो इंडिया का ही पार्ट है। तो इट्स ए वेरी ट्रायंगुलर पॉलिटिक्स, इट्स इन देयर, टेररिस्ट ग्रुप्स आल्सो अटैक देयर, है ना। तो इट इज ए हॉट बैट। डेवलपमेंटल ऑटोनॉमी के साथ अभी देखिए जो ये रिसेंटली जो अटैक हुआ ऑपरेशन सिंदूर के पहले, मतलब दैट वाज द हिट टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट इज गोइंग ऑन इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट वाज द हिट टू द टूरिज्म सेक्टर। तो ये सब तो है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ही हम लोग को ये करना पड़ेगा। स्ट्रेंथन असेंबलीज रोल इन वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन टू गेन पब्लिक ट्रस्ट। तो ये सब वे फॉरवर्ड है, ये सब हम लोग वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। कंक्लूजन क्या है? Post 2019 Jammu and Kashmir Assembly is a democratic but cartel institution ensuring representation with union framework. ठीक है, तो इसको ऑप्टिमिस्टिकली लिख सकते हो कि दिस reorganization of Jammu and Kashmir Act may lead to may bring prosperity, may lead to political stability and overall development of the region. ऐसे करके खत्म कर सकते हो कंक्लूजन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, अटॉर्नी जनरल के ऊपर चलते हैं। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिमिटेशंस, ये सब पूछा गया है। तो क्या पूछा है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लेज ए क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एंश्योरिंग साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। मतलब अटॉर्नी जनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड लिमिटेशंस इन दिस रिगार्ड। तो अटॉर्नी जनरल के लिए हम लोग आर्टिकल 76 करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द यूनियन विच इज डील अंडर आर्टिकल 76, ऐसे करके हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली हिट करते हैं, व्हाट इज द डिमांड, डिस्कस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, लिमिटेशंस। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? 1 सेकेंड। रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? चीफ लीगल एडवाइजर एडवाइजेस टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, लेजिस्लेटिव मैटर्स। अटॉर्नी जनरल कौन है? ही इज द एडवोकेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वही है ना। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, मतलब एडवोकेट। He is the representative of the government in the Supreme Court and High Courts. गवर्नमेंट की तरफ से जो केस खेलता है वही है, लॉयर यही है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, चीफ लीगल एडवाइजर एडवाइजेस द यूनियन गवर्नमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर्स। जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंटर एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। पार्लियामेंट्री रोल क्या है?
the Attorney General can participate in the parliamentary debates, proceedings in both of the houses, but without vote. That's the limitation, है ना? Guardian of legality ensures new laws and executive actions conform constitutional limits. International matters में भी AG may give the advice to the government, but generally क्या होता है, जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का, वो ही जनरली क्या करता है, फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड थिंग्स को हैंडल करता है, ठीक है। तो रिसेंट केस मैंने यहाँ पे दिया गया है, वेंकटरमन जो हम लोगों का आर वेंकटरमन है, ही इज इन्वॉल्व इन द डिफेंडिंग द सेंटर रिगार्डिंग डिमोनेटाइजेशन एंड सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्निशन, ठीक है। In 2025, AG intervened Supreme Court against ED summoning senior lawyers and professional opinions. So you can use these examples. You can use these examples to substantiate your points. Rights क्या क्या है? Rights of audience in all courts of India, obviously. Right to participate in parliament and committee. Privileges, remuneration as prescribed by the president. Generally क्या होता है? एक मिनिस्टर को जो privileges, मतलब एक MP को parliamentary privileges जो मिलता है, AG को भी वही सब मिलता है. Limitation क्या है? पहला तो मैंने बोला है कि tenure कुछ भी फिक्स नहीं है. इट इज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ही कैन अपॉइंट, सी कैन अपॉइंट इट एंड सी कैन रिमूव इट. एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग. व्हाट एवर द एडवाइस गिवन बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट, है ना. नो वोटिंग राइट्स इन द पार्लियामेंट. मैंने ये भी बोला है पहले कि पार्लियामेंट में दैट पर्सन, द अटॉर्नी जनरल कैन बी प्रेजेंट, कैन स्पीक, है ना, बट विदाउट हैविंग द राइट टू वोट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज, देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या इशू है? बिकॉज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक प्राइवेट केसेस बट नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ओके, दैट्स ए इशू. तो कंक्लूजन में लिख सकते हो कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, है ना. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन टू टेक द साइड ऑफ द गवर्नमेंट और पुट फॉरवर्ड द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी. It is a very interesting topic. It is very important. Constitutional morality. Constitutional morality is a very important topic. Is the fulcrum which acts as an essential check. देखिए, constitutional morality and constitutionalism, ये दोनों ही बहुत important topics हैं. इनको हमेशा ही prepare करना चाहिए, ठीक है. Constitutional morality is the fulcrum which acts as the essential check upon the high functionaries and citizens alike. In view of the above observation, Supreme Court explained the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India. तो हम लोग को पहले तो इंट्रोडक्शन आप लोग कैसे देंगे? यू विल डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कि क्या है, या कोई कोट यूज कर सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के एक बहुत बड़ा अच्छा मतलब कोट B.R. अम्बेडकर ने दिया था, वो भी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है. बट यू कैन यूज इट. सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज द फुलक्रम व्हिच एक्ट्स एज द एसेंशियल चेक अपॉन द हाई फंक्शनरीज एंड सिटीजंस अलाइक. तो यही क्वेश्चन को हम लोग यूज कर सकते हैं. Coined by B.R. Ambedkar, constitutional morality implies adherence to values and procedures of the Constitution, justice, equality, accountability, and respect for institution of our individual and political experience. Constitutional morality मतलब क्या है कि not going by the text, do not go by the text, okay, uphold its values in its true spirit. कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोला गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी, ठीक है, जस्टिस, सोशल जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, इन सबको सिर्फ मतलब नॉट गो थ्रू बाय द टेक्स्ट, बट यू नीड टू अपहोल्ड दिस वैल्यूज इन इट्स स्पिरिट, इन इट्स ट्रू स्पिरिट, ठीक है. उसी को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी बोला जाता है, ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी बियॉन्ड लीगलिटी. इट रिक्वेस्ट नॉट जस्ट फॉलोइंग द लेटर ऑफ द लॉ बट अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी, ठीक है. चेक ऑन द पावर्स. ऑब्वियसली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कोई फॉलो करेगा तब दे विल नॉट, और दैट इंस्टीट्यूशन और दैट पर्सन विल नॉट गो अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो चेक ऑन द पावर्स एक्ट्स एज अ रिस्ट्रेन ऑन ऑल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड सिटीजंस टू प्रिवेंट ऑथोरिटेरियनिज्म एंड मेजोरिटेरियन इंपल्सेस. जुडिशियरी को भी ये कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करता है, लेजिस्लेचर को भी कंट्रोल करता है. कैसे कंट्रोल करता है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी मीन्स दिस ऑर्गन्स नीड नॉट टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. कॉन्स्टिट्यूशन में लूपहोल्स हो सकता है, बट इफ यू आर exploiting that loopholes, then you are violating constitutional morality. You are not following the principle of constitutional morality. You need to think or you need to act on the values in its true spirit.
ठीक है, नॉट गो बाय द टेक्स्ट. Supreme Court judgments like Navtej Singh Johar, Sabrimala highlighted that constitutional morality must prevail over societal or political morality. देखिए, interpretation of the constitution is the responsibility of the Supreme Court, and Supreme Court has decided in various cases like Navtej Singh Johar case, Sabrimala case, and they have highlighted that constitutional values needs to be promoted against the societal values or political demands. ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया, दैट्स वाई द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम रिगार्डिंग और विथ रिस्पेक्ट टू एनी सोसाइटल वैल्यूज और पॉलिटिकल वैल्यूज. व्हाट आर द वैल्यूज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? दे आर सुप्रीम. So we need to uphold the values. We means the government. Government means the legislature also need to uphold the values. The judiciary also need to uphold the values. The executive also need to uphold the values. Okay? एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल. हाँ, सेकेंड पार्ट में आते हैं हम लोग. सेकेंड पार्ट क्या बोला था देखिए. इन व्यू ऑफ द अबव, कोर्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी. इट्स एप्लीकेशन एंश्योर बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया. देखिए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी तो होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बाद जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाता है. एक्टिविज्म से थोड़ा बड़ा होके क्या हो जाता है, जुडिशियल ओवररीच हो जाता है. दैट इज वायलेटिंग सेपरेशन ऑफ पावर ऑल्सो, एंड वायलेटिंग सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर इज ए बेडरॉक फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना. वी डू नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, बट वी फॉलो चेक्स एंड बैलेंसेस. दैट्स अ इशू एक्चुअली. दैट्स वाई समटाइम्स जुडिशियल एक्टिविज्म लेट्स टू जुडिशियल ओवररीच. ठीक है, लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को कैसे यूज करना चाहिए, तो मेक बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया. तो इसी को हम लोग एड्रेस करते हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को. जजेस मस्ट बी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर. ऑब्वियसली अगर एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा तब जुडिशियरी कैसा काम करेगा. अगर एग्जीक्यूटिव हैज इन्फ्लुएंस ऑन द जुडिशियरी, देन जुडिशियरी कैन नॉट गिव फेयर जजमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंश्योर्स इंसुलेशन ऑफ जुडिशियरी थ्रू आर्टिकल्स 124 to 147, है ना. और एक है ना कंप्लीट जस्टिस वाला, वो तो है ही. जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंस कैन नॉट मीन अनअकाउंटेबिलिटी. इंडिपेंडेंट हो मतलब आपको कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है. यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल, है ना. यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या अकाउंटेबिलिटी करता है कि जुडिशियरी भी ऐसा जजमेंट ना दे दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को वायलेट कर रहा हो. ठीक है. Constitutional morality requires judges to act with the transparency, impartiality and restraint. Judicial review must respect separation of power. Excessive activism can be seen as an overreach. Mechanism, judicial standards, accountability bill, ठीक है, ये प्रपोज हुआ था. और RTI के अंदर आना चाहिए. जैसे कॉलेजियम सिस्टम अभी तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो भी आना चाहिए. तो ये वे फॉरवर्ड लिख सकते हो आप लोग. यू कैन यूज इट इन वे फॉरवर्ड. स्ट्रेंथन द कॉलेजियम ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि अभी तो जो कॉलेजियम सिस्टम है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. जजेस अपॉइंट द जजेस, दैट्स द बिगेस्ट इशू, है ना. और एक क्वेश्चन आया है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. फोस्टर कल्चर ऑफ सेल्फ रिलायंस रीजन जजमेंट्स इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को लेके तो बहुत सारा आप लोग कंक्लूजन दे सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज एसेंशियल फॉर ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, है ना. कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज एसेंशियल फॉर टू डेवलप द एस्पिरेशंस ऑफ द मिलियंस, है ना. Constitutional morality need to be upheld to fulfill the dreams of the constitutional makers, है ना. ऐसे करके कंक्लूजन दे सकते हो. तो पब्लिक ट्रस्ट के लेके भी दे सकते हो, रिगार्डिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्ड amending powers of ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations of the amending powers of the parliament. तो constitution we can amend it under article 360, right? तो procedure क्या है बताया है, थोड़ा पूछा है, और limitations बताया है. What are the procedural and substantive limitations? क्या क्या है limitations, वो पूछा गया है. अभी देखिए GS2 और GS1 मैंने मतलब 2 पेपर हम लोगों ने एनालिसिस किया है अब तक. GS1 was relatively easier side मतलब direct questions were come. But in GS2, the questions came in little bit in a twisting fashion. मतलब the questions are easy, but they have twisted the questions. तो GS2 में जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है हमेशा ही. ठीक है,
तो आई वुड नॉट से इट इज अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन पेपर, बट इट नीड्स अटेंशन टू ब्रेक डाउन द आंसर, इट नीड्स अटेंशन। अगर आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तब आप अच्छी तरह से स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छी तरह से स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे, यू कैनॉट मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। दैट्स द क्रिटिकलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, GS2 स्पेसिफिकली। ओके, बाकी क्वेश्चन तो देखिए, अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो कितना ईजी है, ये तो बच्चे को पता है। जो लोग मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जो बच्चे हैं सभी को पता है कि अमेंडमेंट कैसे करते हैं, है ना, कहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जॉइंट सिटिंग होता है कि नहीं होता है, ये सब तो सभी को पता है। लेकिन पूछा थोड़ा मतलब अलग तरह से है कि प्रोसीड्यूरल लिमिटेशंस क्या है, सब्सटेंसिव लिमिटेशंस क्या है। सब्सटेंसिव मतलब अदर लिमिटेशंस एक्चुअली, ठीक है। प्रोसीड्यूरल मतलब जो लिखा गया है, जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वही हम लोग देखते हैं। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्लेक्सिबल येट सेफगार्ड, तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंडिंग ऑफ rigidity as well as flexibility and its amending powers is given under article 360 of the constitution। ऐसे आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हो इजी, इट्स ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन। और दूसरा तरह से भी आप लोग कर सकते हो। प्रोसीड्यूरल लिमिटेशंस क्या है, इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी। आर्टिकल 368 में जो प्रोसीड्यूर है दिया है उसमें दो दिया है, एक तो क्या है स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और एक में क्या चाहिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, है ना। इससे रेटिफिकेशन भी चाहिए फेडरल मैटर्स में, जैसे GST में चाहिए होगा, ठीक है, पंचायत में चाहिए होगा। नो जॉइंट सिटिंग, अगर एक हाउस ने बॉयकॉट कर दिया तब देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, है ना। उसके बाद मैंडेटरी प्रेसिडेंशियल एसेंट, जनरली प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन रहता है कि एब्सोल्यूट वीटो यूज कर ले, सस्पेंसिव वीटो यूज कर ले, या पॉकेट वीटो यूज कर ले, ठीक है। अभी पॉकेट वीटो के ऊपर तो इस बार मैं सोच रहा था कि आ जाएगा पॉकेट वीटो के ऊपर क्वेश्चन, लेकिन नहीं आया। नेक्स्ट ईयर आ सकता है पॉकेट वीटो के ऊपर, बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग टॉपिक, दैट्स ए वेरी डेवलपिंग टॉपिक। क्योंकि पॉकेट वीटो के ऊपर एक चला था, मतलब पार्लियामेंट्री एंड जुडिशरी तसलीक चला था, तो इट वाज रिसेंटली इज न्यूज। उसके बाद इनिशिएशन पावर, इनिशिएशन पावर किसके पास है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स लाने के लिए? हु कैन इनिशिएट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स? It is the parliament. It is only the parliament can initiate a constitutional amendment bills। हाँ, एक है प्रोविजन कि अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश करना चाहता है या क्रिएशन करना चाहता है, तब वो बिल कहाँ पे इनिशिएट हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इनिशिएट हो सकता है, बट इट हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। बट इट हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट रिजेक्ट कर देगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर पास कर देगा तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, काउंसिल को क्रिएट करने के लिए, एबोलिश करने के लिए वो बिल इनिशिएशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। बाकी सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स नीड टू बी स्टार्टेड इन द पार्लियामेंट ओनली। सब्सटेंसिव लिमिटेशन क्या है? वही है कि इनडायरेक्ट लिमिटेशन क्या है, वो सब तो प्रोसीड्यूरल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। ये इनडायरेक्ट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैनॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दैट इज नॉट डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट, है ना। फ्रॉम वेरियस जजमेंट्स वी गेट टू नो व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर, कि जुडिशियल इंडिपेंडेंसी होना चाहिए, है ना। वही इसीलिए द 5th जजेस केस NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो आया था, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया इन 2015 सुप्रीम कोर्ट ने, बोल के कि दैट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज वायलेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, है ना। वो बोल के वो खत्म कर दिया था। तो इट कैनॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल सेफगार्ड्स वही है, अमेंडमेंट्स अंडरमाइनिंग राइट्स एंड इंस्टीट्यूशनल बैलेंस स्ट्रक डाउन। इंदिरा गांधी राजनारायण केस, इलेक्शन ऑफ द PM को बोला था कि मतलब इलेक्शन ऑफ द PM कैन नॉट बी क्वेश्चन, तो दैट इज ऑल्सो वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी हटा सकते हो, तो वो सब भी है। मिनर्वा मिल्स केस, प्राइमेसी ऑफ DPSPs ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, तो ये सभी कुछ इसमें आ ही जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर में आ ही जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इम्प्लाइड लिमिट्स क्या है? The amendments cannot be abolished, judicial review or transform India into a non-democratic authoritarian regime। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ही खत्म करके डेमोक्रेसी से ऑथोरिटेरियन बना दिया जाए, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता है। तो कंक्लूजन, द इंडियन अमेंडिंग प्रोसेस इज अ मिडिल पाथ, है ना। इट इज नाइदर रिजिड नॉर दैट फ्लेक्सिबल। क्योंकि इसको देखिए, इसको क्यों आपको बोलना है, because Indian constitution is not that easy to change, but it is not that tough to be changed. जैसे US constitution is very tough to change, okay? In UK the constitution is very easy to change, but India it is a blending of both, because आप लोग ऐसे भी conclude कर सकते हो कि constitution is a living document, that's why the parliament or the constitution makers have given the
authority of amending the constitution under article 368 to meet the demands of the society, है ना. तो ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो कि लिविंग डॉक्यूमेंट है. इन द फ्यूचर डेज द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड मोर टू मीट द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, है ना. बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, दैट्स व्हाई इट इज सब्सटेंशिएटिंग आवर नीड्स विद द टाइम. ऐसे भी करके कर सकते हो, है ना. यू कैन कंक्लूड इट इन एनी मैनर. देन लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 13. ये जुडिशरी के ऊपर है, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर है. एवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम बोला है तो इट इज वेरी इजी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम. तो हम लोग को बोलना है कि फर्स्ट जजेस के, सेकंड, थर्ड क्या क्या है वो बोलना है. क्रिटिकली एग्जामाइन द एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ द सिस्टम अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट ऑफ यूएसए. तो यूएसए के साथ कंपैरिजन करने के लिए बोला है. मैंने बोला है ना, यूएसए इज वेरी फेवरेट फॉर यूपीएससी. दे जनरली टेंड टू कंपेयर यूएसए एंड इंडिया. मैंने पहले भी बोला है कि कभी कभी देखिए, ये जो एक टॉपिक है ना, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जापान, यूके, कनाडा, फ्रांस, है ना, यूएसए, इन सब के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करने के लिए बोलते हैं. तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस. तो पहले हम लोग बोलेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कैसे इवॉल्व हुआ है. इन इंडिया द कॉलेजियम सिस्टम इज जुडिशियल इनोवेशन. ऐसे ही लिखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. You need to mention this part because collegium system has never been mentioned in the constitution. It was a judicial innovation evolved through landmark cases while United States follows a more executive legislative model. Both system have distinct strength and weaknesses. Evolution हम लोग बताएंगे. Constitution में पहले क्या बोला गया था? Judges are appointed by the president in consultation with the Chief Justice of India. सिर्फ यही बोला गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जजेस को विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. फर्स्ट जजेस केस ने बोला कि कंसल्टेशन मतलब क्या है, हेल्थ एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी. कंसल्टेशन डिज नॉट मीन कॉन्करेंस. मतलब कंसल्टेशन मतलब क्या, एडवाइजरी काइंड ऑफ थिंग है कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द सीजीआई. कंसल्टेशन मतलब कंसल्टेशन ही है, ठीक है. तो वो बाइंडिंग नहीं है. तो फर्स्ट जो केस था, फर्स्ट जजेस केस था, उसमें एग्जीक्यूटिव के ऊपर प्राइमेसी दिया गया है, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओवर द जुडिशरी. इन द सेकंड जजेस केस ओवरऑल एंड गिव प्राइमेसी टू द जुडिशरी. जुडिशरी के ऊपर प्राइमेसी दिया गया है कि द प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट मींस द प्रेसिडेंट हैज टू अबाइड बाय द एडवाइस ऑफ द कॉलेजियम. कॉलेजियम कैसे बनेगा, सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस. ये मैंडेटरी हो गया सेकंड जजेस में. थर्ड जजेस केस 1998, इसमें क्या बोला गया, पहले तो बाइंडिंग हो ही गया था, इसमें सिर्फ क्या गया, कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा एक्सपांड किया गया, ठीक है. इन कॉलेजियम सिस्टम में क्या किया गया, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस वर देयर एंड उसमें और एक सेफगार्ड डाला गया कि इफ 2 जजेस ऑल्सो डिड नॉट गिव फेवर टू दैट पर्सन, मतलब अगर 2 पर्सन भी रिजेक्ट कर दे तब भी उस पर्सन को रिकमेंडेशन नहीं देना है प्रेसिडेंट के पास. लेकिन अभी क्या है, ये कॉलेजियम सिस्टम ही चलता है कि मतलब सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, they need to give the advice to the president and president has to abide by the advice of the collegium and that person needs to be appointed as the judge of the president. तो वही मैंने पहले भी बोला है कि मतलब right now in India judges appointing the judges and there is no transparency. That is the issue actually. That's why the government wanted to bring NJSC but it was struck down saying that it is violating independence of judiciary. तो ये भी मैंने बोला है यहाँ पे. That is the evolution of collegium system. Advantages क्या है, protects judicial independence. Obviously it did not मतलब it remained uninfluenced from the executive. क्योंकि जो एनजीएससी था ना, वो भी मैं बता ही देता हूँ क्या था. एनजीएससी में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर क्यों इशू था, क्योंकि एनजीएससी में क्या था, एक बॉडी बनाया गया था. वही बॉडी क्या करेगा, रिकमेंडेशन देगा कि किसको अपॉइंटमेंट करना है. लेकिन उस बॉडी में लॉ मिनिस्टर भी था, बट लॉ मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. An interesting fact is that more than 50% of the cases which is being running in Indian judiciary, government itself is a litigant. So it seems to be a direct influence of the government on the judiciary. So it is violating the independence of judiciary. Independence of judiciary is nothing but part of the basic structure. That's why Supreme Court have struck down the NGSC Act. So now till 2025, the judiciary, the collegium system, appoint the judges. So judges appoint the judges. So transparency yet to be brought. Prevents executive overreach in polarized polity.
जुडिशियल एक्सपर्टीज एंश्योर्स फोकस ऑन मेरिट एंड इंटीग्रिटी। तो ऑब्वियसली ये सब तो एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? ओपाक्यू एंड नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, जजेस अपॉइंट द जजेस। तो इससे क्या होता है? नेपोटिज्म, फेवरिटिज्म भी थोड़ा बढ़ता है, एंड इट लेड्स टू लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोमेन, माइनॉरिटीज, SC, ST, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा क्या हो जाता है? लिमिटेड हो जाता है। नो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, द जजेस आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। द कॉलेजियम सिस्टम, द 4 सीनियर मोस्ट जजेस इन द CJI आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, कि गलत आदमी को अपॉइंट कर दिया। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन because whatever the advice they are given to the president has to abide by that advice. So that's the issue, accountability issue, transparency issue भी है, accountability issue भी है ना। उसके बाद tyranny of unselected, obviously, tyranny of non-elected, judicial supremacy ensure करता है। अभी US सिस्टम हम लोग देखते हैं, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? पहले तो क्या है? वैकेंसी ऑकर होना पड़ेगा ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ, क्रिएशन ऑफ न्यू जजशिप, ठीक है। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है एक कैंडिडेट को, ऑफन आफ्टर कंसल्टेशन विद द लॉ क्लर्क्स, लीगल एडवाइजर, सेनेटर्स, ठीक है। उसी पार्टी का जो मतलब लॉ मेकर्स है, उन लोगों के साथ कंसल्ट करके एक जज को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आइडियोलॉजी, डाइवर्सिटी, ये सब देख के ही उनको अपॉइंट किया जाता है। क्योंकि यूएसए में देखिए, either you are a Republican or a liberal, है ना, you are a Republican or a liberal, तो वो इशू है। सेनेट जुडिशरी कमिटी एक रहता है, रिव्यू करता है, वो कॉन्डक्ट हियरिंग टू द एसेस क्वालिफिकेशंस, इंटीग्रिटी, पास जजमेंट्स, आइडियोलॉजी, विटनेस एंड एक्सपर्ट्स में ऑल्सो भी कॉल टू टेस्टिफाई। तो मतलब उनका स्क्रूटिनी होता है। देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उनका स्क्रूटिनी होता है, उनसे सवाल पूछा जाता है, विटनेसेस भी लाया जाता है, एक्सपर्ट्स विल ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन टू द पर्सन कि उनका पास्ट रिकॉर्ड्स क्या है, उनका आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, मतलब एक डिबेट डिस्कशन होता है। मतलब देयर इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कि इस बंदे को सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब कोर्ट जज आप लोग अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये कैसा है, इनका पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, पास्ट जजमेंट्स क्या है, वो सब पूछा जाता है। लेकिन इंडिया में वो तो है ही नहीं। इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम जो बोलेगा वही होगा। सेनेट कॉन्फर्मेशन, सिंपल मेजोरिटी वोट रिक्वायर्ड इन द फुल सेनेट। अगर ऐसा हो जाए तब अप्रूव, प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट द जजेस। मतलब प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट द जज, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू रिकमेंड ए नेम फॉर द जजशिप, ठीक है। लेकिन उनका स्क्रूटिनी होगा, उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके सेनेट में क्या होगा? वोटिंग होगा। अगर सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो जाता है, देन दैट पर्सन इज अपॉइंटेड एज द जज। इफ रिजेक्टेड, प्रेसिडेंट मस्ट नॉमिनेट अनदर कैंडिडेट। तो दूसरे कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा? नॉमिनेट करना पड़ेगा। लाइफ टेन्योर क्या है? देखिए, इंडिया में क्या है? 65 ईयर्स, लेकिन यूएसए में जब तक यू आर नॉट इल माइंडेड, यू आर मेंटली स्टेबल, अब तब तक क्या बन सकते हो? जज बन सकते हो। फेडरल जजेस होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर, इफेक्टिवली लाइफ टेन्योर अनलेस इम्पीच। अगर इम्पीचमेंट हो जाए वो दूसरा बात है, लेकिन लाइफ टेन्योर उन लोगों का रहता है। मतलब कोई क्या नहीं है, रिटायरमेंट एज नहीं है उन लोगों का। तो ये ऐसे भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको ऐसे इजीली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो ऐसे प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन द मार्क्स। आई थिंक इट इज ए 15 मार्कर क्वेश्चन। If it is a 15 marker question, then explain the process, because you have the liberty of pages. You will get 3 pages. Yes, it is a 15 marker question. You will get 3 pages, so you can explain the process. ठीक है। एडवांटेजेस इसमें क्या है? ट्रांसपेरेंसी है, पब्लिकली डिबेटेड है, स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेज है। डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द जज बिकम हाईली पॉलिटिसाइज्ड, और द जजेस आर पॉलिटिकली बायस्ड बिकॉज political ideology is also checked. In India, at least political interference is not there. It is based on the merit. Obviously, favoritism रहेगा हमेशा ही। देखिए, सभी जगह में ही favoritism है ही। You cannot eliminate favoritism, corruption, nepotism in its 100%. There will be corruption, nepotism, favoritism, but it needs to be minimized. ठीक है। तो इंडिया में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कम है आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। लेकिन यूएसए में क्या है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस रहता है, लेकिन वहां पे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है। कॉम्पैरेटिव एसेस में देखते हैं, इंडिया प्रायोरिटाइज इंडिपेंडेंस बट सैक्रिफाइसेस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यूएस एंश्योर्स पब्लिक स्क्रूटिनी एंड अकाउंटेबिलिटी बट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बिकम पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड्स, है ना।
बोथ सिस्टम हाईलाइटेड टेंशन बिटवीन इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन तो यही पूछा था ना, क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि कॉलेजियम सिस्टम का एवोल्यूशन पूछा था, उसके बाद यूएसए के साथ कंपैरिजन करने के लिए बोला था। तो वी हैव डन दैट बोथ। पहले इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम बोला तो हम लोगों ने बोला फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस। क्रिटिकली एग्जामाइन एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ सिस्टम अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसमें बहुत सारा पार्ट में आप लोग ब्रेक कर सकते हो। पहले तो इवोल्यूशन बोला, उसके बाद क्रिटिकली एग्जामाइन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सिस्टम अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड यूएसए। मतलब इंडिया का जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, यूएसए का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन गया है। अभी लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपैरेटिव एनालिसिस भी देख के बता देंगे। वी विल आल्सो गिव ए कंपैरेटिव एनालिसिस बिकॉज दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, यू कैन डू इट, यू विल गेट 3 पेजेस, तो यू हैव द लिबर्टी ऑफ पेजेस, तो यू कैन डू इट। अगर 10 मार्कर होता तब यू वुड हैव स्किप दैट लास्ट पार्ट, कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग क्या कर देते, स्किप कर देते बिकॉज लैक ऑफ पेजेस। तो कंक्लूजन दे सकते हो आप लोग ऐसे कि कॉलेजियम सिस्टम हैज प्रिजर्व्ड जुडिशियल ऑटोनॉमी बट सफर्स फ्रॉम opacity, it middle part greater transparency with a wider consultation, diversity in appointment without compromising independence, so is needed। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एग्जामाइन इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, हाउ फार हैव द रिसेंट रिफॉर्म्स इंपैक्टेड द फिस्कल फेडरलिज्म। पहले इसको तोड़ते हैं, उसके बाद डाटा फैक्ट्स में जाएंगे। ये लिटिल बिट क्या है, फैक्ट्स ओरिएंटेड है। अगर आपको डाटा फैक्ट्स अच्छी तरह से पता है तब ये आंसर को आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन क्या होगा, डाटा से क्या होता है, एनरिचमेंट आता है आंसर में, वैल्यू एडिशन से अच्छा होता है आंसर। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों ने ये डाटा पढ़ के गए होंगे कि कितना क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, ये तो पढ़ के गए होंगे आप लोग। इम्पैक्टेड फिस्कल फेडरलिज्म कैसे क्या कर रहा है, ठीक है, कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म पे कैसे इंपैक्ट ला रहा है, जीएसटी वगैरह ये सब कैसे इंपैक्ट ला रहा है, तो वो सब तो हम लोग पढ़ के जा रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक मतलब क्या है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुएवर राइट्स दिस आंसर विद डाटा एंड फैक्ट्स, दैट पर्सन विल गेट वेरी गुड मार्क्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गाइज, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल नॉट डू दैट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल राइट दिस आंसर इन ए वेरी जनरलिस्टिक फैशन, ठीक है। तो पहले इसको तोड़ते हैं, विल ब्रेक इट आउट। एग्जामाइन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अभी देखिए, पहले तो हम लोग को इस पार्ट को एड्रेस करना है कि बताना है कि इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन क्या है, अभी क्या इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। हाउ फार हैव द रिसेंट रिफॉर्म्स इंपैक्टेड फिस्कल फेडरलिज्म। तो इंपैक्ट बोला है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही दिखाना है हम लोगों को, है ना। तो 3 पार्ट में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं कि पहले क्या अभी जो सिचुएशन है, इवॉल्विंग पैटर्न क्या है वो हम लोग दिखाएंगे, उसके बाद उसका इंपैक्ट दिखाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में दिखाएंगे, उसके बाद वे फॉरवर्ड देके खत्म कर देंगे, कंक्लूजन देंगे। तो इंट्रोडक्शन दे सकते हो ऐसे, इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म स्टेडली इवॉल्व फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मॉडल टू फाइनेंस कमीशन ड्रिवन जीएसटी बेस्ड फ्रेमवर्क। पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था तो थोड़ा सेंट्रलाइज था, अभी जीएसटी फ्रेमवर्क आ गया है, थोड़ा हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ हम लोग थोड़ा बढ़ रहे हैं, है ना। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन पैटर्न क्या है, प्लानिंग कमीशन 1950 to 2014, states depended heavily on the discretionary plan and non-plan grants, creating vertical imbalance. Post 2015 क्या हुआ है देखिए, 14 फाइनेंस कमीशन raise the state share of divisible poll tax to 42%। दो वर्टिकल डिवोल्यूशन है ना, उसमें क्या किया था, 42% कर दिया था। 15 फाइनेंस कमीशन ने उसको घटा के क्या कर दिया था, 41% कर दिया था। वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब जो सेंट्रल स्टेट टैक्स शेयर होगा वो बढ़ा के 42% कर दिया था। नाउ स्टेट्स विल हैव मोर फाइनेंसेस, तो दे हैव मोर फिस्कल इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी थोड़ा बढ़ा होगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले हर चीज के लिए most of the financial things the state needs to be dependent on the center, but after the 14th finance commission recommendation a large chunk of the taxes or finances has been given to the states so that states can attain financial independence, they can take the decisions independently। तो fiscal federalism में ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, ठीक है।
जीएसटी 2007 में आ गया। जीएसटी क्या था? एक वन नेशन वन टैक्स है ना, इट वाज देयर टू रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्सेस, है ना। तो ये भी क्या कर दिया था, जीएसटी आया था, जीएसटी में क्या हुआ था कि वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी काउंसिल क्या करता है, टैक्स डिसाइड करता है कि पूरा देश में क्या टैक्स लगेगा। दो स्टेट्स हैव द ऑटोनॉमी टू इम्पोज सम टैक्सेस ऑन सम सब्जेक्ट्स लाइक लिक्योर्स, पेट्रोल्स, ठीक है, उन सब में लगा सकता है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कम अंडर लाइन जीएसटी। कॉम्पेंसेशन ग्राउंड भी दिया था ना, स्टेट सीडेड की इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर यूनिफाइड जीएसटी विथ ए 5-year कॉम्पेंसेशन गारंटी ऑफ 40% रेवेन्यू ग्रोथ, है ना। कॉम्पेंसेशन कब खत्म हो गया था? 2022 में। रिसेंट ट्रेंड्स क्या है? सेस एंड चार्जेस, देयर शेयर इन यूनियन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज रोज फ्रॉम 10% इन 2011-12 टू 20% in 2021, easing 14 to 15% 2020 to 2024. Since these are non-shareable, states' actual transfers are lower than 41% headline figure. जो 41% है तो वो थोड़ा उससे कम ही है एक्चुअली, ठीक है। कंडीशनल कैपिटल सपोर्ट, कंडीशनल कैपिटल सपोर्ट क्या है कि सेंटर बोलता है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये पैसा मिलेगा। जैसे उदय स्कीम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए रिफॉर्म करने के लिए भी क्या किया जाता है, फिस्कल जो डेफिसिट है तो उसको थोड़ा वाइडन कर सकते हैं स्टेट्स, ठीक है, वो लिबर्टी दिया जाता है। सेंटर गिव्स द लिबर्टी टू इंप्लीमेंट द उदय स्कीम के अंदर ही है, मतलब तो betterment of the health of the power distribution companies. Okay, in 2021 the center has extended 50-year interest-free loans to states for capital expenditure. In FY 2024 85,700 crore was approved, 50,700 crore released by the December 2024. This nudges states towards reform in power, urban finance and asset monetization. तो नाच पॉलिसी यूज करते हैं। नाच पॉलिसी मतलब क्या कि इनडायरेक्टली पार्सुएट करना, इनडायरेक्टली पार्सुएट करता। आप लोग ये एथिक्स में पढ़े होंगे शायद, नाच पॉलिसी। तो गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द नाच पॉलिसी टू फोकस स्टेट्स टू पार्सुएट स्टेट्स टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन सम स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक पावर। मैंने अभी बोला है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का हेल्दीफाई करने के लिए, उनका जो डेप्थ इशू है उनको रिजोल्व करने के लिए ये सब करते हैं। फिस्कल स्ट्रेस, आरबीआई रिपोर्ट शो सेवरल स्टेट्स ब्रीचिंग 3% FRBM deficit norm with high debt GSTP ratios inflating fiscal space. GST Council through hailed as a model of cooperative federalism. Obviously, हम लोग मिलके काम करेंगे, इसी को cooperative federalism बोला जाता है। Disputes over compensation rate, rationalization, autonomy reflect tensions. ठीक है, तो impact बोलते हैं, impact positive, negative. Positive क्या है? Predictable tax devolution, stronger state role GST Council, reform link, central support. अगर रिफॉर्म लाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे। सपोर्ट मतलब क्या, पैसा देंगे टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स इन स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक पावर, अर्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉन्सर्न्स क्या है, श्रिंकिंग डिविजिबल पूल, एंड ऑफ जीएसटी कॉम्पेंसेशन, इंक्रीजिंग कंडीशनलिटी, डाइल्यूट स्टेट्स फिस्कल ऑटोनॉमी। तो पहले तो थोड़ा बढ़ा था लेकिन अभी क्या हो गया, थोड़ा डाइल्यूट हो गया है। वे फॉरवर्ड, लिमिट लॉन्ग टर्म रिलायंस ऑन सेशन चार्जेस टू एक्सपांड डिविजिबल पूल, है ना। सेस और चार्जेस के ऊपर हम लोगों को डिपेंड ज़्यादा दिन तक नहीं रहना है। कैलिब्रेट जीएसटी 2.0 टू सिंप्लीफाइड रेट्स एंड रेवेन्यू स्टेबिलिटी, एनहांस स्टेट्स ओन टैक्स कैपेबिलिटी, टैक्स खुद से ही कलेक्ट कर पाए, खुद से डेवलपमेंट हो जाए तो फिस्कल मतलब जो वार्डन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल फिस्कल काउंसिल्स फॉर कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग एंड डेप्थ इंस्टेबल सस्टेनेबिलिटी, है ना। तो ये सब आप लोग वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। तो इन दिस मैनर you can also conclude central state financial relations are shifting from discretionary transfer to rule based federalism. This is important. Discretionary transfers to the rule based federalism. Yet fiscal federalism requires not only higher devolution but also trust, predictability and autonomy so that states can design, develop strategies suited for their needs. मतलब fiscal independence तो होना ही चाहिए to formulate own policies for the needs of that specific state. ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस हैव केम फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के ऊपर पूछा गया है कि चैलेंजेस फेस बाय चिल्ड्रन इन डिजिटल एरा वो कैसे मतलब करेगा, प्रोटेक्ट कैसे करेगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। एग्जामाइन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड सजेस्ट मेजर्स ऑफ द कमीशन कैन इनिशिएट टू टैकल द इशू। पहले इसको तोड़ते हैं
क्या बोला गया है? द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज टू एड्रेस दिस चैलेंजेस फेस बाय द चिल्ड्रन बाय द डिजिटल एरा। अभी देखिए, पहले तो इंट्रोडक्शन देना ही है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स क्या है, कब आया, ये तो इंट्रोडक्शन दे देंगे, बहुत ईजी है, ठीक है, ये तो दे ही सकते हैं। लेकिन उसके बाद कैसे तोड़ना है? पहले देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कैसे एड्रेस करेगा द इश्यूज फेस बाय द चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा। लेकिन पहले हम लोग को बताना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ 15 मार्कर, वी कैन एड्रेस द इशू, वी कैन से द पॉइंट्स कि डिजिटल एरा में चिल्ड्रन क्या क्या मेजर चैलेंजेस फेस करता है, वो पहले हम लोग को बताना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कैसे एड्रेस कर सकता है ना। उसके बाद एग्जामिन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज क्या है? सजेस्ट मेजर्स, वे फॉरवर्ड, मतलब मेजर्स क्या क्या लाया जा सकता है। तो हम लोग इंट्रोड्यूस ऐसे कर सकते हैं कि एनसीपीसीआर इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड अंडर सीपीसीआर एक्ट 2005 मस्ट सेफगार्ड चिल्ड्रंस राइट्स एंड एन ऑनलाइन इकोसिस्टम। यहां तक खत्म कर सकते हो इंट्रोडक्शन, या ये भी लिख सकते हो, मार्क्ड बाय साइबर बुलिंग, ग्रूमिंग, सीएसएम एक्सटॉर्शन, डिफेक्ट्स, गेमिंग एडिक्शन, डार्क पैटर्न्स। अभी देखिए, इसको मैंने ऐसे क्यों तोड़ा है? बिकॉज इफ इट इज ए 15 मार्कर क्वेश्चन, देन इंट्रोड्यूस दिस मच, एंड आफ्टर दैट ट्राई टू अटेम्प्ट द चैलेंजेस फेस बाय द चिल्ड्रन इन दिस डिजिटल एरा। ऐसे मतलब आप हेडिंग कीजिए। लेकिन अगर 10 मार्क का कोई, मतलब इट इज ए 10 मार्कर क्वेश्चन, यू विल गेट ओनली 2 पेजेस, देन राइट द चैलेंजेस फेस बाय द चिल्ड्रन इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। इट विल बी ए गुड स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक कि आप पहले ही बता दिया कि मतलब जो जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, वो पहले ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। ऐसे लिखे, मस्ट सेफगार्ड चिल्ड्रन राइट्स इन एन ऑनलाइन इकोसिस्टम मार्क्ड बाय साइबर बुलिंग, ग्रूमिंग, डीफेक, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया इश्यूज, ठीक है, ये सब ऐसे ही लिख के आप खत्म कर सकते हो। बिकॉज दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, तो यू नीड टू हैव ए एडिशनल हेडिंग, मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना सही रहेगा। तो देखते हैं कि चिल्ड्रन अभी डिजिटल एरा में क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है। एक्सपोजर टू इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, चिल्ड्रन में एक्सेस टू वायलेंस, सेक्सुअल एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट एंड ऑनलाइन, है ना। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, एडल्ट वेबसाइट्स, तो इन सब का एक्सेस मिल सकता है बच्चों को। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग कैन लीड टू एंजाइटी, डिप्रेशन, और इसको ये अल्टीमेटली जाके सुसाइडल केसेस बन सकता है। एडिक्शन एंड स्क्रीन टाइम रिड्यूस बाय फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी बढ़ेगा, स्लीप डिस्टर्बेंसेज आएगा, अटेंशन डेफिशिएट होगा, है ना। ये तो बहुत बड़ा इशू है डिजिटल। अभी देखिए, अटेंशन डेफिशिएट इट्स नॉट ए इशू फॉर द चिल्ड्रन ओनली, इट इज ए इशू फॉर द एडल्ट्स ऑल्सो, है ना, अटेंशन डेफिशिएट। प्राइवेसी एंड डाटा वल्नरेबिलिटी, बोलिए चिल्ड्रन में शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन अनलोइंगली एंड रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, टारगेट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, साइबर एक्सट्रैक्शन हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन सोशल स्किल्स, ओवर रिलायंस ऑन डिजिटल इंटरेक्शन कैन रिड्यूस फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी। एम्पैथी मतलब जो जो ह्यूमन बिहेवियर्स है, जो जो ह्यूमन स्किल्स है, लाइक कॉम्पैशन, एम्पैथी, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, वो सब खत्म हो सकता है। बिकॉज पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन बहुत कम होगा, डिजिटली हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, विल लिव इन ए वेरी वर्चुअल वर्ल्ड, नॉट इन ए रियल वर्ल्ड, तो वो तो इम्पेक्ट करेगा। कैन इफेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन ओनली बी डेवलप थ्रू प्रैक्टिस, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको इंसान चाहिए, ना कि प्लेटफॉर्म्स। अगर इंसानों से कम्युनिकेशन ही आपका कम होगा, हाउ कैन यू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस? एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एप्टीट्यूड प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस with the right practice led to attitude development, and attitude is the altitude for success, है ना, वही था, yes। उसके बाद एजुकेशनल इनइक्वालिटी आएगा, बिकॉज ऑफ द डिजिटल एक्सेस, डिजिटल डिवाइड भी आता है। अगर डिजिटल डिवाइड आता है तो जो गैप बिटवीन द प्रिविलेज एंड अंडर प्रिविलेज है, वो वाइड होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो समाज में क्या आएगा? इन द सोसाइटी देयर विल बी इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इनइक्वालिटी, है ना। मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना। बॉडी डिस्फॉर्मिया, बॉडी डिस्फॉर्मिया क्या है? मैं खुद को ही देखता रहता हूं हमेशा कि मैं अच्छा तो दिख रहा हूं, दिस इज बॉडी डिस्फॉर्मिया। तो ये सब इंपैक्ट हो सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज इम्पैक्ट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अगर यू आर कंज्यूमिंग द रॉन्ग कंटेंट्स, तो आपका आइडियोलॉजीज भी थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा। यू लॉस्ट योर क्रिटिकल एनालिसिस,
You lost your ability to analyze the things in a very critical manner, in a very rational manner, है ना, वो सब भी इम्पैक्ट होगा। अभी हम लोगों ने बता दिया कि चैलेंजेस क्या फेस करता है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय द चिल्ड्रन इन दिस डिजिटल एरा। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है, अभी हम लोग आएंगे कि क्वेश्चन में NCPCR हैज टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस बाय द चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा, ठीक है। प्रोटेक्शन चैलेंज, एग्जामिन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड सजेस्ट मेजर्स। तो अभी हम लोग इसको डिमांड कर, इसको हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे कि एग्जिस्टिंग पॉलिसीज क्या क्या है। पॉक्सो एक्ट है, IT एक्ट है, DPDP है ना, उसके बाद I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ना, उसके बाद SART है, SART इमरजेंसी है ना, SART-IN। तो ये सब है, ये सब तो है ऑनलाइन, मतलब वो सेफगार्ड करने के लिए है, लेकिन स्टिल देयर आर इश्यूज, गैप्स भी है। गैप्स क्या क्या है, पैची प्लेटफॉर्म कॉम्प्लायंस, मतलब कोई चीज अपडेट हो गया लेकिन कोई चीज अपडेट नहीं हुआ तो वो लूपहोल्स रह जाता है। इट लेट्स टू व्हाट, डाटा लीकेज, है ना। वी गेस एश्योरेंस, स्लो टेक डाउन्स फॉर क्रॉस बॉर्डर कंटेंट। क्रॉस बॉर्डर कंटेंट हम लोग बहुत मतलब बहुत कम हम लोग मतलब तोड़ते हैं उसको। वी प्रिवेंट द क्रॉस बॉर्डर कंटेंट वेरी रेयरली। जब बहुत बड़ा इशू हो जाए तभी हम लोग क्रॉस बॉर्डर कंटेंट हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। नहीं तो क्रॉस बॉर्डर कंटेंट मतलब पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सब इंडिया के मतलब फेसबुक पेजेस में क्या करते हैं, दे स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशंस, fake news, which actually demoralize the society, which actually create divisions in our society, which impacts our children also, ठीक है। तो उसमें हम लोग बहुत मतलब वीक है, मतलब वी आर वेरी वीक इन दिस, इन हैंडलिंग दिस क्रॉस बॉर्डर इश्यूज। एडटेक डाटा, ब्रोकर प्रोफाइलिंग माइनर्स, स्कूल बॉयड, है ना, ब्रिंग योर ओन डिवाइस रिस्क, लो पेरेंट टीचर डिजिटल लिटरेसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा इशू है कि अभी पूरा we are in the digital age and we are moving in the AI age, we are moving towards the AI age, है ना। लेकिन अभी भी डिजिटल लिटरेसी पेरेंट्स टीचर्स उन सब में क्या है, कम है। तो दैट्स ए वेरी बिग इशू। लिमिटेड कोऑर्डिनेशन बिटवीन NCPCR, पुलिस, साइबर सेल्स, मेटी, स्टेट कम्युनिकेशन, तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है। तो ये सब इश्यूज हैं। आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, आप लोगों को पॉइंट वाइज ही लिखना है, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट वाइज आप लोगों को लिखना है कि गैप्स क्या क्या है। व्हाट NCPCR शुड इनिशिएट, मेजर्स क्या क्या है, मेजर्स हम लोग को लिखना है ना, क्वेश्चन पूछा था ना मेजर्स। चिल्ड्रंस ऑनलाइन सेफ्टी कोड, ठीक है, ये इंप्लीमेंट करना है। चिल्ड्रंस ऑनलाइन सेफ्टी कोड इंप्लीमेंट करना है बाय गिविंग द राइट एज। इफ द पेरेंट्स कैन पुट द राइट एज, देन उस इंटरनेट एक्सेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। वही बोला गया है। appropriate design code for all children facing services, default high privacy, DM geotagging will be off by default, no dark patterns, no targeted ads, no recommended or rabbit holes for minors। तो ये targeted efforts हम लोग कर सकते हैं। Flagger 24/7 escalation, MOUs with the major platforms for sub 24 hour removal of CSM defects, है ना। हम लोग MOUs साइन कर सकते हैं जो बड़ा बड़ा सोशल मीडिया से। Attack and school audits, child data minimization standard, no profiling, no trackers in homework apps, device filters, classroom MDM, ठीक है। ये सब हम लोग RTA compliance के साथ हम लोग कर सकते हैं। Assurance sandbox with MEITI, privacy preserving methods plus penalties for mislevel services, ये सब हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। पेरेंट एंड टीचर लिटरेसी स्किल, ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग पेरेंट्स एंड द टीचर्स। If parents got digitally literate, then they can put good monitor, है ना, they can be good monitors for their children, and teachers also need to be develop their digital skills so that they can monitor the children very well. They can tackle the issues regarding the digital learning or digital issues faced by the children. Joint protocol, है ना, हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना चाहिए। I4C, SART-IN, इन सबको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना चाहिए। NCPR रिसर्च एंड हार्म्स ऑब्जर्वेटरी, रियल टाइम डैशबोर्ड्स ऑन हार्म्स, पीरियोडिक एडियोटिक्स, प्लेटफॉर्म कंप्लायंस, पॉलिसी एडवाइजरीज, है ना। तो यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, बाय कपलिंग एग्जिस्टिंग लॉज विथ प्रोएक्टिव सेफ्टी, बाय डिजाइन, रेज्यूमे, रिपोर्ट, टेकडाउन्स, एडटेक गवर्नेंस एंड मास डिजिटल लिटरेसी, NCPR can translate rights on paper into real online safety for India's children. So this is a very big issue, and
these reforms need to be brought. Okay, so you can conclude it by writing that NCPCR need to bring these digital reforms because children is our future, and to become a developed nation, we need to protect our children, or we need to digitally literate the parents, students as well as the children. We need to be digitally more aware. So we can conclude these answers like this. So this is the whole discussion of the GS paper 2 polity section of UPSC 2025. You will get this whole PDF in the comment section below and the description box also. You can visit our website where you can find these answers also. Okay, thank you.